हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए बेटा, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एंड एनए। एंड मैं आपको बता दूं कि आपका जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं मैथमेटिक्स में। अगर हम डिस्कस करें कि मेन टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स के कौन से हैं तो काफ़ी टाइम लेगा। मोटा मोटी ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, अलजेब्रा है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो कमोबेश हम लॉगरिथम हम कह सकते हैं कि आपका 11th और 12th क्लास का जो कंप्लीट मैथमेटिक्स है वो आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, मैथमेटिक्स का स्पेशल पेपर है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और उसमें 0.83 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो। अब जैसे कैलकुलस आपका है, ट्रिग्नोमेट्री है, इंटरेस्टिंग है बट टाइम कंज्यूमिंग है, प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, आपका अलजेब्रा का जो पोर्शन है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली समझ आते हैं, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हम लोग शुरुआत जो है वो प्रोबेबिलिटी से ही करेंगे। कारण इसका क्या है कि इजी टॉपिक्स को अगर हम जल्दी निकालेंगे, एक तो सिलेबस पूरा कवर होगा, वो बर्डन खत्म हो जाएगा कि सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा। दूसरा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ ठीक है, आपका कैलकुलस वगैरह में 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, उनमें से 1-2 ना भी अटेम्प्ट हो तो हम इनमें तो एक्सपर्ट हैं क्योंकि इनकी अच्छे से हम प्रैक्टिस करते हैं। जो एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता है प्रैक्टिस आप सबको पता है कम होनी शुरू हो जाती है, रिवीजन का बर्डन जो होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट हम शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी से। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इसके एनडीए में, और बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एडिशन थ्योरम या आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मीन या वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको बिल्कुल बेसिक्स का अच्छे से पता हो। तो शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। आप ये मान के चलिए कि आपने प्रोबेबिलिटी वर्ड आज पहली बार सुना है। कंटिन्यूइंग लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। डैम श्योर कि आप जब तक ये कंप्लीट करेंगे यू विल बी एन एक्सपर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी आज मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। जीवन के लगभग हर फील्ड में, हर स्ट्रेटेजिकल फील्ड में इसका यूज़ होता है। लेकिन इसकी शुरुआत बड़े रोचक तरीके से हुई है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे। सालों पहले बात है 1654 की। 654 बहुत इजीली आपको याद रहेगा। फ्रांस में सेवियर द मेरे नाम का एक गैम्बलर था। गैम्बलर माने जुआरी, समझते हो। और उसने क्या किया था कि एक जुए के खेल में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी। वहां सिचुएशन ये थी कि एक डाइस को उछाला जाना था। एक्चुअली 2 डाइस, दोनों डाइस 1 2 3 4 5 6 जिन पे लिखा होता है, जिससे आप तो लूडो वगैरह खेलते हैं, 2 डाइस को एक साथ उछाला जाना था और उसे किसी एक नंबर पे दांव लगाना था कि दोनों में जब वो नीचे गिरेंगी तो क्या आएगा। और ऐसा 24 टाइम्स रिपीट किया जाना था। 2 डाइस 24 टाइम्स उछालेंगे। उसको एक नंबर बताना था, जस्ट से कि मैं कहूं कि मुझे 1 और 2 की फर्स्ट डाई पे 1 आएगा और दूसरी पे 2 आएगा। ठीक है।
ऐसा कोई गैस करके उसको नंबर बताना था, और वो 24 टाइम्स डाइस को उछालते। अगर एक बार भी ये नंबर आ जाता तो जो गैम्बलर था वो विनर डिक्लेयर हो जाता, और अगर नहीं आता तो वो अपने जीवन भर की पूरी कमाई को गंवा देता। वन थिंग स्ट्रक इन हिज माइंड कि मुझे 6 पर दांव लगाना है। ओके, और इसके लिए उसको सोचने का समय दिया गया कि आप इतनी बड़ी पूंजी लगा रहे हैं, सोचिए। सभी गैम्बलर्स जो उस गेम को खेल रहे थे, सबके पास टाइम था कि आप 1 महीना 2 महीना सोचिए, कंक्लूजन अपना निकाल के ले आइए, देन आफ्टर गेम को हम शुरू करेंगे। ओके, तो जो आपका सेवियर मरे था वो बेचारा परेशान घूम रहा था। घूमते घूमते शाम को वो अपने एक दोस्त के पास गया, नाम था ब्लेज पास्कल, और ब्लेज पास्कल एक महान मैथमेटिशियन हुए हैं। उसने ब्लेज पास्कल से क्या कहा कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। पूरी उसने उसको प्रॉब्लम समझाई। ब्लेज पास्कल ने टाइम मांगा कि रुक यार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो पियरे दे फर्मेट उनके सीनियर हुए हैं ब्लेज पास्कल के, उसने उनसे बात की कि सर ये समस्या है। तो दोनों ने मिलकर के महीनों मंथन किया और एक निष्कर्ष निकाला कि ये सिचुएशन आने के जो चांसेस हैं वो 1/36 हैं, कि अगर 36 टाइम इसको उछालेंगे तो एक बार हो सकता है कि 6 आ जाए। अगर इसको सिर्फ 24 टाइम्स उछालना है तो हम कहेंगे कि आप रिस्क ना लें, जस्ट क्विट द गेम विद ए लिटिल लॉस। अगर गेम खेल के हारे तो सब कुछ हारोगे, उससे अच्छा है कि एक थोड़े से नुकसान से आप गेम से बाहर हो जाइए, क्योंकि देयर आर मिनिमलिस्टिक चांसेस ऑफ दिस, ना के बराबर चांस। और ये निष्कर्ष निकालने के दौरान उन दोनों मैथमेटिशियंस ने जो काम किया, जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत बनाए, वही प्रोबेबिलिटी कहलाए। प्रोबेबिलिटी इज जस्ट द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ ए वर्क, और अनसर्टेनिटी का है तो सर्टेनिटी तो बचा हुआ है, वो बच ही गया। तो उसके बाद बहुत सारी किताबें इस पे छपी हैं, बहुत सारे शोध हुए हैं। जो वर्तमान में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो A.N. कोल्मोग्रोव ने दी थी 1933 में 1933 एंड A.N. कोल्मोग्रोव, जो कि एक रशियन मैथमेटिशियन थी, उनकी अप्रोचेज को हम अभी पढ़ते हैं। ये दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए, प्रोबेबिलिटी की आपको शुरुआत समझ आई। अब बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहला प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन लिख लो। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लिखिए, इट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स which numerically measure the degree of uncertainty bracket में therefore of certainty also of the occurrence of an event, किसी घटना के होने की निश्चितता या अनिश्चितता को मैथमेटिकली दर्शाने वाला कंसेप्ट ही प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। हेडिंग बनाओ, अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी। There are 3 approaches of probability. Number 1, experimental approach. Experimental approach में probability को क्या कहा गया था? Experimental approach. Experimental approach में आपको बताया जाता है
कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के होने की, किसी घटना के घटित होने की, वो एक्सपेरिमेंट करके देखो और फिर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। समझने की बात है कि हमें एक डाइस थ्रो करनी है 10 टाइम्स, या हमें एक कॉइन टॉस करना है 10 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगी? 10 बार सिक्के को उछाल उछाल के देखो, उनमें से मान लिया 4 बार हेड आया या 5 बार हेड आया, तो ऊपर लिख दो जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल कितनी बार आपने उसको उछाला है। उसके बाद जो सेकंड अप्रोच है दैट इज क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में क्या है बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया जाता, अंदाजा लगाया जाता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली थी? 10 बार सिक्के को उछाला, मान लिया 5 बार हेड आ गया, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली हाफ। यहां क्या करेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की, एक सिक्के पर एक हेड होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल उसके 2 फेस होते हैं 1/2 ऐसे। और तीसरा जो अप्रोच है एक्सियोमिक अप्रोच, इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। रशियन मैथमेटिशियन A.N. काल्मोग्रोव थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल और क्लासिकल अप्रोच को एज ए स्पेशल केस ऑफ हिज एक्सियोमिक अप्रोच लिया था। इनकी जो भी लिमिटेशंस थे उनको सबको खत्म कर दिया था। देखिए, बेसिक टर्म्स से हम शुरुआत करते हैं, इसके बाद बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला बेटा, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन जो एक सर्टेन रिजल्ट देता है उसी को हम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। जस्ट नोट डाउन, ये डेफिनेशंस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चला सकते। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आज हमें कवर करना पड़ेगा। अगर इसको ढंग से समझ लिया तो फिर प्रोबेबिलिटी चुटकियों का खेल है। आज वाले लेक्चर के अलावा इसमें कुछ समझाने का नहीं है, फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखिए, द ऑपरेशन दैट गिव्स ए वेल डिफाइंड आउटकम is called experiment. There may be 2 types of experiments, deterministic experiment and random experiment. जो भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर, हम जब 2 एसिड्स और बेस को आपस में मिलाते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है आइडेंटिकल कंडीशन में। जब भी हम इसको परफॉर्म करेंगे हमेशा सेम यही रिजल्ट देगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जबकि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? जिनका ये तो पता है कि कोई 5 रिजल्ट्स हैं या कोई 2 रिजल्ट्स हैं, उनमें से एक आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा आएगा। सिक्का उछाला, पता है या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, पर सर्टेनली ये नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। लिख लीजिए बेटा प्रॉपर डेफिनेशन। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट्स which when repeated again and again under identical conditions gives same result in every trial। हर एक कोशिश में जब वो सेम रिजल्ट दे उनको हम डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अच्छा एग्जांपल लिख लीजिए, द एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस लैब आर डिटरमिनिस्टिक। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, the experiments which when repeated under identical conditions do not give same result are called random experiments। नोट लिख लीजिए, the outcome in a random experiment may be any one out of few possible outcomes। एग्जाम्पल लिखिए बेटा, tossing a fair coin, throwing an unbiased dice, extracting a card from well shuffled pack, or choosing a colored ball from a box। All these are the examples of
random experiments. Then after we have the word trial. Trial is just the act of performing an experiment is called trial. सिक्के को उछालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम ट्रायल कहते हैं. एलिमेंट्री इवेंट लिखिए बेटा. द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट या द आउटकम ऑफ ए ट्रायल इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट. इसमें मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ लिखवाना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे. यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है हमें कि एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट में काफ़ी टाइम से होता है कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में डेफिनेशन लिखा हुआ है एलिमेंट्री इवेंट का. द इवेंट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, हैविंग मोर देन वन एलिमेंट आर कॉल्ड कंपाउंड इवेंट. और वहाँ से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, उसको समझिए. एलिमेंट्री इवेंट को हमने क्या बोला कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका जो भी आउटकम है वो आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए मैं इधर एक्सपेरिमेंट लिखता हूँ और उधर उसकी एलिमेंट्री इवेंट्स लिखता हूँ. एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ए कॉइन. एक्सपेरिमेंट कौन से बेटा? रैंडम. और ये भी ट्रायल की डेफिनेशन में भी क्या थी? द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. टॉसिंग ए कॉइन. एक कॉइन को आपने टॉस किया, दो इवेंट्स पॉसिबल हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. दूसरा केस हमने किया टॉसिंग टू कॉइन्स. आपकी चार इवेंट्स पॉसिबल है बेटा. दोनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है, दोनों कॉइन्स पे टेल भी आ सकता है. फर्स्ट कॉइन पे हेड हो, सेकंड पे टेल, या फिर फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड. एंड ऑल दीज फोर आर एलिमेंट्री इवेंट्स. एक्सपेरिमेंट तो हमारा एक ही है, दो सिक्के उछाल रहे हैं, उसके जो भी रिजल्ट हैं वो एलिमेंट्री इवेंट है. इसको कंपाउंड समझने की गलती मत करना. कंपाउंड भी समझाता हूं. देखिए थ्रोइंग ए डाइस, तो उसके एलिमेंट्री इवेंट्स 1 2 3 4 5 6. जो भी आउटकम एक्सपेरिमेंट का होगा वो आपका एलिमेंट्री इवेंट कहलाता है. ओके, अब बात कर लेते हैं सैंपल स्पेस की. द सेट ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स. अगर मैं इसी चीज को E1 E2 करके ना लिख के S इक्वल टू एच टी लिख देता तो ये आपका सैंपल स्पेस बन जाता. इसको मैं S इक्वल टू एच एच टी टी एच टी और टी एच ऐसे लिख देता तो यही चीज आपकी सैंपल स्पेस कहलाती. लिख लीजिए सैंपल स्पेस. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. और इसमें एक नोट लिखिए बेटा, बहुत जरूरी है कि हम दो एक्सपेरिमेंट्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि हमने टॉसिंग टू कॉइन्स. इफ वन एक्सपेरिमेंट्स हैव n possible outcomes and other experiment have m possible outcomes, if full stop लगा के both of these are performed together with, अगर दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो total number of possible outcomes will be n times of m. 4. अगर मैं एक डाइस उछालता हूं, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6. सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने तैयार होंगे? 6. एक सिक्के को उछाला, पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2. सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने होंगे? 2. लेकिन एक सिक्का और डाइस एक साथ उछालूंगा तो 12 सेट तैयार हो जाएंगे. कैसे हो सकता है? सिक्के पर हेड, डाइस पे 1, सिक्के पर हेड, डाइस पे 2, सिक्के पर हेड, डाइस पे 3, और इसी प्रकार सिक्के पर हेड, डाइस पर 4, सिक्के पर हेड और डाइस पर 5, सिक्के पे हेड, डाइस पे 6. सिक्के पे हो सकता है टेल आ जाए, डाइस पे 1, और सिमिलरली टेल 6. तो 6 + 6 देयर आर 12 पॉसिबल आउटकम्स.
ये चीज आप नोट में लिख लीजिए बेटा। इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज m पॉसिबल आउटकम्स and other has n possible outcomes, and if both experiments are performed together, then the total number of outcomes in the resultant will be n times of m. ओके, सैंपल स्पेस के बाद आप लोग लिखिए कंपाउंड इवेंट, या सिंपली इसी चीज को हम इवेंट बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल इवेंट्स या एलिमेंट्री इवेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट या सिंपली इवेंट एंड डिनोटेड बाय ई। अब इस चीज को समझिए बेटा। और अक्रेंस ऑफ इवेंट, अक्रेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, एक बार ये एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद इन सबको समझाता हूं। An event is said to occur if outcome of the random experiment is any elementary event belonging to it. ओके, अब आइए इन चीजों को समझते हैं। पहले एक एग्जाम्पल ले लीजिए। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल, लिखिए ये बात, ऑफ throwing an unbiased dice। तो वहां पे आपका ट्रायल क्या है, वहां पे आपकी एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगी, सैंपल स्पेस क्या होगा, और पॉसिबल इवेंट्स या कंपाउंड इवेंट्स क्या हो सकती हैं, और हम अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट क्या कहेंगे। देखिए ट्रायल क्या है, थ्रोइंग ए डाइस, उस डाइस को उछालना, ये आपकी ट्रायल है। एलिमेंट्री इवेंट्स 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 एलिमेंट्री इवेंट्स। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, एंड वी कैन रिप्रेजेंट दैट E1 E2 E3 E4 E5 E6। देयर आर 6 पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स। सैंपल स्पेस क्या होगा, इफ वी राइट दिस इन ए सेट देन दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स। इवेंट ई क्या होगी, या कंपाउंड इवेंट किसे कहें। देखिए हम स्पेशली इवेंट को डिफाइन करें, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ये आपकी कंपाउंड इवेंट होगी। या मैं कहूं इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 3, ये आपकी कंपाउंड इवेंट्स होंगी बेटा। क्योंकि गेटिंग इवन नंबर में आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 2 4 6, यहाँ पे आप लिख सकते हो E2 इज इक्वल टू 4 5 6। ये वो सेट है जो हमने डेफिनेशन लिखी थी कि इनमें मोर देन 1 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। समझ आया बेटा। 2 एक्सपेरिमेंट एक साथ परफॉर्म करते हैं उनसे जो इवेंट निकलती हैं उनको कंपाउंड इवेंट नहीं बोलते, बल्कि कंपाउंड इवेंट किनको बोलते हैं, जो एक ही सैंपल स्पेस की 2 से अधिक, 1 से अधिक एलिमेंट्री इवेंट्स को कंबाइन करता है, उनको हम कंपाउंड इवेंट या सिंपली इवेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की अक्रेंस कब कही जाएगी, व्हेन वी विल से दैट इवेंट E1 इज अकर्ड इफ आई थ्रो ए डाइस एंड आई गेट 2, तो मैं कहूंगा कि इवेंट अकर हुई है। इससे रिलेटेड कोई भी एक एलिमेंट्री इवेंट अगर आती है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के तौर पे, तो हम कहेंगे कि आवर इवेंट इज अकर्ड। क्लियर। E2 को कब कहेंगे, अगर हमारे पास 4 आ जाता है तो क्या किस सिचुएशन है कि इवेंट E1 इज अकर्ड, इवेंट E2 इज ऑल्सो अकर्ड। इफ वी गेट 5 देन E2 इज अकर्ड, and if we get 6
इन दैट केस ऑल्सो E1 इज अकर्ड एज वेल एज E2 अकर्ड। उछालने पर रिजल्ट में इसका कोई भी एक एलिमेंट आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारी इवेंट जो है वो अकर हुई है। ओके, अब बात करते हैं बेटे टाइप्स ऑफ इवेंट्स की। देखिए लिख लीजिए पहले, फिर समझ भी लीजिएगा। श्योर इवेंट्स, द इवेंट which always occurs when experiment is performed is called sure event। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए E1 event of getting a number less than 7 on throwing a dice। वो आपकी सर्टेन इवेंट है। क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 आप कह सकते हैं। योर सैंपल स्पेस इज सर्टेन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। ये अभी आगे सीख लेंगे। दूसरा लिखिए बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, द इवेंट विच नेवर अकर्स व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल गेटिंग ए नंबर मोर देन 6 ऑन थ्रोइंग ए डाइस। नेक्स्ट इक्वली लाइकली इवेंट्स, द इवेंट्स हैविंग equal chances of occurrence are called equally likely events। Example, all events of tossing a coin are equally likely। सिक्का उछाला, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो दोनों इक्वली लाइकली हैं। या all events of throwing an unbiased dice, डाइस उछालोगे 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी इक्वली लाइकली है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, कोई भी एक उनमें से आ सकता है, उसमें कोई बायसनेस नहीं है। तो आप सिंपली लिख सकते हो द इवेंट्स ऑफ अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट्स या अनबायस्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स बिकॉज ईच इवेंट हैव सेम चांसेस ऑफ अकरेंस। नेक्स्ट बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? दो इवेंट जिनमें आपस में कोई भी नंबर सेम ना हो, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन नंबर्स हैं। लिख लीजिए पहले फिर समझाता हूं। टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर या साइमल्टेनियसली इन सेम एक्सपेरिमेंट। ये दोनों इवेंट एक ही एक्सपेरिमेंट में अकर हो सकती हैं। हमने डाइस उछाली, 4 आया तो दोनों इवेंट अकर हैं। एग्जाम्पल लिखिए E1 गेटिंग एन इवन नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस, E2 गेटिंग एन ओड नंबर ऑन थ्रोइंग ए डाइस। बोथ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है बेटा? हाँ जी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं? ए सेट ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इफ ऑल इवेंट्स टुगेदर कंज्यूम द एंटायर सैंपल स्पेस। अगर मैं इसका E1 यूनियन E2 करता हूं तो क्या 1 2 3 4 5 6 बन रहा है? नहीं बन रहा, तो दीज आर नॉट द एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। एग्जीक्यूटिव इवेंट्स कब होंगी? मान लिए हमारे पास E1 है 1 3 5 एंड E2 है 1 2 4 6। अगर मैं E1 और E2 को कंबाइन करता हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार की जो इवेंट्स होती हैं उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा? अब आइए इन्हीं चीजों को, एक लास्ट हमारे पास बचा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। लिख लीजिए द नॉन occurrence of an event is called complementary event. Getting odd numbers is the complementary of getting even numbers. ठीक है? ओके, अब इन चीजों को आपने नोट किया। होप आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। इन्हीं चीजों को हम न्यूमेरिकली समझते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं, जो हमारे काम आएंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हेडिंग बना लीजिए
algebra of events, or these are the formulas which you have to note. basic terms होगी, algebra of events. सबसे पहले number of ways of drawing r things out of n. number of ways drawing r things out of n. मान लीजिए हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से 2 निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे NCR, और NCR को आप समझते हो अच्छे से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, लिखिए, वही एग्जाम्पल हम उठा के चलेंगे. लेट अस अज्यूम एन एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a dice having a sample space 1 2 3 4 5 6. Let us consider 2 events E1 and E2 such that event of getting odd number, क्या मानना इसको, getting odd number. ये क्या था? throwing an unbiased dice. Okay, and that is getting a number more than 3. देखिए 1 3 5 4 5 6. अब हम अलजेब्रा पढ़ें इवेंट्स का. तो इवेंट E1 और E2, इवेंट E1 और E2 क्या होगा? E1 यूनियन E2, या सिंपली आप कह सकते हो E1 प्लस E2. या तो ये, नहीं तो ये पूरा सेट क्या तैयार होगा? 1 3 4 5 6. जो कॉमन है उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक बार लिख देंगे. ओके, दूसरा केस हमारे पास आए, इवेंट E1 एंड E2, E1 भी हो और E2 भी हो, तो E1 इंटरसेक्शन E2, और इसमें क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उन एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे. एक केस आ गया, इवेंट E1 बट नॉट E2, इवेंट E1 बट नॉट E2, क्या करेंगे? E1 माइनस E2. जो आपकी E1 है उसमें से E2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको घटा दीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए. ओके, हाँ जी. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कैसे तैयार करोगे? E1 बार इज इक्वल टू सैंपल स्पेस माइनस E1. देखिए क्या होगा, सैंपल स्पेस आपका क्या है? 1 2 3 4 5 6 माइनस E1 क्या है? 1 3 5. क्या बचेगा? 2 4 6. और ये देखिए, एन इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स. एग्जाम्पल में भी हमने क्या लिखा था? एन इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट गेटिंग ऑड नंबर्स. ठीक है बेटा, दिस वाज द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स. अब एक इसमें लास्ट चीज आपके पास बचती है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे और उसका अलजेब्रा कैसे लिखेंगे. देखिए, सिंपली यहां से हम अब डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल
स्पेस। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। और यहां मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, हमने एक एग्जांपल लिया था जिसका हमने सैंपल स्पेस लिया है 1 2 3 4 5 6 और एक इवेंट E1 थी हमारे पास 1 3 5। मान लीजिए E2 है हमारे पास 2 4 6, दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमने ले ली। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड इवेंट भी 3 है। क्लियर? तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एंड दैट इज हाफ। ओके, ये हो गया प्रोबेबिलिटी को निकालना। अब आप लोगों ने देखा कि सैंपल स्पेस में एलिमेंट हो सकता है कि एक इवेंट ऐसी हो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के आ जाए, जिसको आप श्योर इवेंट कहते हैं, या हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसको आप नल इवेंट बोलते हो। लेकिन ये श्योर है कि एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट। यहां लिख लीजिए द एन इवेंट is a subset of sample space। कोई भी इवेंट है that is a subset of sample space। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास क्या निष्कर्ष आया कि number of n elements in an event divided by number of n elements in sample space can never be greater than 1। मैक्सिमम 1 ही हो सकते हैं एंड कैन नेवर बी लेस देन 0, क्योंकि इवेंट में एलिमेंट मैक्सिमम 0 हो सकते हैं, माइनस में तो नहीं हो सकता। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। एक ये चीज आप अलजेब्रा में नोट कीजिएगा। दूसरा हमने क्या देखा कि कोई भी आप सैंपल स्पेस ले लो, जरूरी नहीं है 1 3 5 लो, आप 1 2 3 4 ले लो, इवेंट्स को कह दो एन इवेंट हैविंग एलिमेंट्स लेस देन 5 एंड दैट इज इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैविंग मोर देन 5 ही होगी, क्योंकि सैंपल स्पेस में से इनको घटाएंगे तो यही बचेगा। आप एक चीज देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, क्योंकि E2 इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ E1 है। देखिएगा 1 आएगी या नहीं आएगी, कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, कोई इवेंट E1 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। चेक कर लीजिए, 4/6 प्लस 2/6 इक्वल टू 6/6, 4/6 2/6 एंड दैट इज 1। ठीक है बेटे। और लास्ट हमने क्या लिखा था, एग्जीक्यूटिव इवेंट्स, कि जितनी भी इवेंट्स होंगी किसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड, मान लीजिए इसी सैंपल स्पेस से हम एक इवेंट और ले लेते हैं E3 2 4 6, E4 भी हम उठा लेते हैं 1 3 5। जब आप E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 सबको कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस ही मिलेगा। तो किसी भी सैंपल स्पेस की ये इवेंट्स जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव इवेंट्स है। ठीक है बेटा, क्लियर? दिस वाज द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब आप इसमें क्या करेंगे, जो आपका मैथमेटिक्स है RS अग्रवाल, द मोस्ट पॉपुलर बुक ND एंड NA, उसके प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 1 to 17 प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट। और कल मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करूँगा। काफ़ी लंबा ये वीडियो चला गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इन चीज़ों को ढंग से समझ लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी आज समझ आ चुकी है आपको।